नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 एसईसी पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए ग्रुप ए से सी तक जिनका जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में जिनका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये एग्ज़ाम 15 तारीख को हुआ था और ये कौन से यूनिवर्सिटी का है तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा का है। 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था एसईसी पेपर का फर्स्ट सीटिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का 70 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। 70 में 70 ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उसी का आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और अपने हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कहीं पे लगे कि गलत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना विचार आप रख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे और लगे कि यहाँ पे टिक जो है वो गलत लगाया हुआ है तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कम्युनिकेशन जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसका मतलब, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सिंपल से आपको बता देते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ के चलिएगा, सिंपल बातचीत। ठीक है, बातचीत जो करते हैं वो बातचीत। और बातचीत कैसा बातचीत, तो बातचीत ऐसा बातचीत जिसमें जो है वो संस्कार हो, यानी कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई विरोधी विचार ना हो, मतलब एकदम साधारण जो हो सकता है, बोलते हैं ना जो एकदम अच्छे से बात करना, वैसा बातचीत आप जो है वो समझ के चलिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि बातचीत का कौन कौन सा घटक होता है। तो कौन कौन सा घटक होता है बातचीत करने के लिए, क्या क्या चाहिए हम लोग को। एक ऐसा जगह, मतलब एक ऐसा आदमी जो आपको कुछ बोले, फिर सामने से एक ऐसा आदमी जो उस मैसेज को, जो ये मैसेज भेज रहा है, उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसको समझ पाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, बातचीत होगा, सिंपल। तो उसमें सेंडर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए, यानी जो भेज रहा है वो भी चाहिए, जिसके पास पहुंच रहा है वो भी चाहिए। उसके बाद एक मीडियम चाहिए, मतलब जिस माध्यम से पहुंच रहा है वो भी चाहिए। तो ये तीनों चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो गया एक का जो है वो डी हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। तो कम्युनिकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, तो यूजिंग टेक्निकल जार्गन, मतलब कि जो तकनीकी भाषा का यूज होता है वो यूज़ करना, ये तो कहीं से भी नहीं है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि अपने आप को, ये अपने आप का जो है वो खुद को और दूसरों को, दृष्टिकोण को समझना, खुद को और दूसरे के दृष्टिकोण को, मतलब आप जो कह रहे हैं उसका और दूसरा जो कह रहा है उसका, दोनों का विचार आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब जाके वो क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया टू का, हो गया बी। ठीक है, थर्ड का क्या है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिकेयर। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वो इस चीज़ से डिराइव किया गया, इस चीज़ से बना हुआ है, लिया गया है। ठीक है, कम्युनिकेयर। ठीक है, तीसरा का हो गया सी। चौथा का क्या है, चौथा का हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर्ड ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि बाधा, एक प्रभावी कम्युनिकेशन में अगर कोई बातचीत कर रहा है, मान लीजिए कोई अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो कुछ अच्छे से बातचीत में कौन सा बाधा हो सकता है। तो बाधा जो है वो यहाँ पे शोर हो सकता है। अगर कोई बातचीत कर रहा है, बीच में जाके हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो कैसे बातचीत बढ़िया से हो पाएगा। ठीक है, सिंपल से ये बात है। तो कोई हल्ला कर रहा है, नॉइज हो रहा है, शोर हो रहा है, तो ये बातचीत में बैरियर, बाधा जो है वो बन सकता है। तो चौथा का हो गया बी। ठीक है, चौथा का हो गया बी। पांचवा है कन्फ्लिक्ट्स आर डैश फॉर द टीम। कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है वो तार्किक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आंसर आप लोगों का, कि कन्फ्लिक्ट्स जो होता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कन्फ्लिक्ट्स अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जनरली इसको बुरा माना जाता है, लेकिन ये बुरा होता नहीं है। कन्फ्लिक्ट्स गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 5 का जो आंसर है, कन्फ्लिक्ट्स आर बोथ ए एंड बी, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। ठीक है, अब किस तरह से सामने वाले लेते हैं। जो कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष जो होता है, मतलब सामने टीम में, किसी टीम में कोई कन्फ्लिक्ट देता है तो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा ले रहा है या फिर किस सिचुएशन में ले रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फाइनल जो हमारे हिसाब से आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, पांचवा का हो गया डी। जेस्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कौन सा कम्युनिकेशन। जेस्चर्स जो होता है वो, जेस्चर्स मतलब क्या होता है, हाव भाव कह रहा है ये। ठीक है, तो जेस्चर्स मतलब क्या होता है, जो इशारा में होता है ना, जैसे कि कोई टच हो गया या फिर कोई मूवमेंट हो गया, ऐसा टाइप का जो हाव भाव होता है वो कौन सा तरह का संचार है, कौन सा तरह का कम्युनिकेशन है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बता दें, अगर पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वर्ड का, शब्द का और साउंड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वर्ड अगर जा रहा है, शब्द कहीं जा रहा है, चाहे साउंड कहीं जा रहा है, तो वो वर्बल में हो गया, आवाज़ आने वाला टाइप हो गया। ठीक है, और नॉन वर्बल में हो गया, मतलब बिना बोले, बिना कहे, बिना लिखे कुछ बात करना, वो होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो ये जो हाव भाव होता है वो बिना कहे, बिना लिखे वाला बातचीत है, तो वो नॉन वर्बल बातचीत हो गया। ठीक है, तो 6 का आंसर हो गया डी। ठीक है, 6 का आंसर हो गया हमारे पास डी।
7 का आंसर क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो टीम में संघर्ष होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए या फिर सही करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा जरूरी हो सकता है, महत्वपूर्ण कौशल कौन सा हो सकता है सबसे, तो वो हो सकता है कम्युनिकेशन। अगर आपको बातचीत ही ठीक से करने नहीं आता है, तो बातचीत ही नहीं करने आता है तो आप कौन सा झगड़ा सुलझाइएगा, ठीक है। तो झगड़े कन्फ्लिक्ट जहाँ भी कहा जा रहा है उसका मतलब ये समझिए कि कोई ऐसा विचार होता है जो विरोध में होता है या फिर टीम के बीच में खटपट हो जाता है कोई बात को लेके, तो उस टाइप से आप समझ सकते हैं कन्फ्लिक्ट को। तो इस चीज़ को अगर आपको सुलझाना है तो एक अच्छा बातचीत आपको करना पड़ेगा, वही स्किल कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, तब जाके आप किसी टीम में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो सारा चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया कम्युनिकेशन ए, ठीक है। 8, फ्रस्ट्रेशन ऑफन लीड्स टू डैश इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे भी एक वो होता है, यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रस्ट्रेशन होता है, हताशा जो होता है, अक्सर किस चीज़ को जो है वो परिणाम देता है। तो देखिए हताशा जो होता है वो टीम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़, प्रोडक्टिविटी का रेट को घटा सकता है, यानी जिस तरह से काम चल रहा है या फिर जिस हिसाब से काम चल रहा था उस हिसाब को घटा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वैसा नहीं है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ये होगा एग्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब नहीं होता है आदमी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी चीज़ को लेके परेशान रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है अक्सर अग्रेशन, आप अग्रेशन को एक तरह से सिंपली गुस्सा समझ सकते हैं, ठीक है। अग्रेशन गुस्सा, किसी भी छोटे चीज़ के लिए वो गुस्सा हो जाएगा अगर किसी चीज़ से परेशान है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया सी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है BATNA। ये एसोसिएटेड है किससे, ये है नेगोशिएशन से। अब देखिए नेगोशिएशन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको समझना जरूरी है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, आप सिंपल अगर समझना चाहते हैं तो ये होता है मोल भाव। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव, समझ सकते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदने, सब्जी खरीदने, तो मोल भाव करते हैं। सामने वाला बोलता है कि नहीं 200 में देंगे, तो आप बोलते हैं नहीं 100 में लगाइए, फिर जाके आप बोलते हैं फिर दोनों का बीच में बातचीत होता है और बातचीत पे आ जाता है 150, तो बोलता है ठीक है 150, अभी मान जाते हैं, वो भी मान जाते हैं। तो ये हो गया नेगोशिएशन, एक तरह का ऐसा बातचीत हो जाता है नेगोशिएशन में, ताकि एक पॉइंट पे आके आप दोनों तरफ से मान लिया जाता है, इतना अग्रीमेंट हो जाता है एक तरह से कि ये सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो वो होता है नेगोशिएशन। तो ये बांटना जो है वो एसोसिएटेड है नेगोशिएशन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 10 का सर्कुलर्स एंड मेमोज आर प्राइमली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। सर्कुलर और मेमो, जो मेमो आप समझ सकते हैं, जो मेमो हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है, अटेंडेंस शीट होता है एक सिंपल सा लैंग्वेज में जो हम लोगों ने कहा हुआ था। उसके बाद मेमो जो यूनिवर्सिटी ने आपका रूटीन जारी किया था, परीक्षा का जो रूटीन जारी किया था, या फिर जो कोई नोटिस जारी होता है ऐसा टाइप का, वो मेमो में जारी होता है, ठीक है। उसको मेमो कहा जाता है, मेमोरेंडम इसका पूरा नाम होता है, मेमोरेंडम, ठीक है। और शॉर्ट में इसको कहा जाता है मेमो। और ये मेमो आप लोगों ने देखा हुआ था। या फिर सर्कुलर जो जारी होता है, नोटिस वगैरह जो जारी होता है यूनिवर्सिटी जारी करता है, वो किसके लिए होता है, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, टीचर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से जो भी संबंधित है उसके लिए ही होता है, बाहर के आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है सर्कुलर एंड मेमो जो होता है प्राइमरी यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन के, एक समूह के अंदर ही वो यूज़ किया जाता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ये बाहर से, इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, उस संस्था से जो जुड़े हैं सिर्फ उनके लिए ही ये जारी किया जाता है, मेमो और सर्कुलर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार का कौन एक जो घटक नहीं है, मतलब कि कौन सा चीज़ यहाँ पे जो वो नहीं होना चाहिए बातचीत में, एक बातचीत में, सफल बातचीत में, अच्छे से बातचीत अगर करना है आपको, तो कौन सा चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हल्ला नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है, अभी अभी हम लोगों ने कहा कि हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 11 का नॉइज, शोर नहीं होना चाहिए एक कम्युनिकेशन में, बातचीत में, ठीक है। साइलेंस इज ए मोड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइलेंस इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज इट प्राइमली यूज टू कन्वे। अब देखिए जो मौन होता है, अगर कोई चुप है, चुप होने का बहुत सारा मतलब होता है। चुप होने का एक बातचीत में, कोई बातचीत कर रहा है या फिर कोई कुछ समझा रहा है कहीं पे, या फिर बातचीत करने का और चुप होने का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और ये मतलब चुप होने का मतलब हर जगह, हर सिचुएशन में, हर हालात में बदल सकता है। देखिए कहीं पे मौन रखा जाता है, कोई किसी का कुछ कोई घटना हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, चाहे हो सकता है आप कोई बात बोल रहा है लेकिन उससे आप एग्री ना हो तो चुप है, चाहे अग्री भी होता है कभी कभी, वो बोल रहा है आप सब कुछ सही वो बोल रहा है, कोई आपको समझा रहा है तो भी आप चुप हैं। तो चुप होने का बहुत ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में भी थोड़ा सा वो क्या है, थोड़ा सा आप क्या बोल सकते हैं, इसमें अग्रीमेंट भी हो सकता है, डिसअग्रीमेंट, मतलब आप चुप है इसका मतलब है कि आप सहमत भी है किसी के बात से, नहीं भी सहमत है किसी के बात से, या फिर आप अपना इमोशन, जो आप अपना इमोशन दिखा रहे हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शन है ये अगर इसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से ये बदलता है। तो इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं होगा यहाँ पे, तो नन ऑफ द अबव आप करके रख सकते हैं। 12th का क्वेश्चन नंबर आंसर हो गया यहाँ पे डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मोस्ट फॉर्मल इन रिटेन कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया गया है या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो अजीब से, मतलब अजीब नहीं है, ऑप्शन कुछ देना जो है वो, या फिर क्वेश्चन में कुछ कुछ कहीं पे जो है वो लिखना छूट गया है, कहीं पे डैश छूट गया है, कहीं पे वर्ड थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, फ्रॉम के जगह पे फॉर्म या फॉर्म के जगह पे फ्रॉम, ऐसे कुछ जो है वो टाइपिंग हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पे, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बार बार 3-4 बार रिपीट किया गया है, वो अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंसीडर द मोस्ट फॉर्मल इन रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए ईमेल जो होता है वो फॉर्मल भी होता है और नॉन फॉर्मल भी होता है, और ईमेल एक रिटेन होता है, मतलब लिखा हुआ मेल, आप जो मेल करते हैं या फिर ईमेल आपको कोई भेजता है, कोई कंपनी भेजता है, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, कॉलेज को भेजते हैं, किसी चीज़ को लेकर जो है वो ईमेल करते हैं, तो वो लिखा हुआ ही फॉर्मेट में रहता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है वो। और ये ईमेल फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, अब उस डिटेल में नहीं जाना है, हमारा ऑप्शन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया हमारे पास ए। 14 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज असेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन कोई दे रहा है तो कौन सा चीज़ इसमें से जरूरी है, कौन सा चीज़ इसमें से जरूरी है सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, एक सफल बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा चीज़ यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें जरूरी है। डिटेल स्क्रिप्ट, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स जार्गन, यानी ये जो तकनीकी भाषा होता है उसका यूज करना, क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो देखिए डिटेल स्क्रिप्ट तो जरूरी होता ही है, लेकिन जब आप डिटेल करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं होता है। प्रेजेंटेशन में एक फिक्स, मतलब जो है आपको बहुत कम टाइम में बहुत जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं या फिर जो भी आप समझाना चाह रहे हैं उसको क्लियर करना होता है, समय भी कम लेना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज होना चाहिए आपका ऑप्शन। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 15 नंबर क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मेमो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मेमो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, समूह में या फिर संस्थान में, जो भी आप कहिए, उसमें जो मेमो जारी किया जाता है उसका पर्पस, उद्देश्य क्या होता है। प्राइमरी उद्देश्य मतलब प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है उसका। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ये एक इंटरनल मैटर के लिए जो है वो जारी किया जाता है, यानी उस संस्थान से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है बस उसी के लिए होता है। तो टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट इंटरनल मैटर, ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ये रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, टू एडवर्टाइज न्यूज़ प्रोडक्ट, या फिर कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल क्लाइंट। एक्सटर्नल क्लाइंट वाला तो काम होगा ही नहीं। ये मेमो की अगर बात करें, मेमोरेंडम की बात करें, तो जहाँ तक है मेमो का बात, वहाँ तक आपको इंटरनल में ही रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल में नहीं जा सकता है। एक्सटर्नल में दूसरा कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल में ही ये जो मेमो वाला कम्युनिकेशन है ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट इंटरनल मैटर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन वर्बल क्यू ड्यूरिंग ए बिजनेस कम्युनिकेशन। नॉट ए नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्बल नहीं है, यानी कि वर्बल है। नॉन वर्बल नहीं है यानी कि वर्बल है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन अगर क्या होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। वर्बल में क्या होता है, हम लोगों ने अभी बताया कि वर्बल में क्या होता है, जिसमें एक वर्ड, कुछ वर्ड या फिर कुछ साउंड का आदान प्रदान होता है, वो हो गया वर्बल। और नॉन वर्बल में जिसमें चुप होके भी आपका हाव भाव, यानी हाथ पैर हिलाना, आँख से बात करना, बॉडी लैंग्वेज से बात करना, वो सारा चीज़ हो जाता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन वर्बल कौन नहीं है, यानी कि वर्बल है। कौन है वर्बल, टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, टोन ऑफ वॉइस है यानी आवाज़ है, तो कोई बोल रहा है तभी तो उसका टोन होगा। कोई पिच में बोल रहा होगा, ज़्यादा जोर से बोल रहा होगा, कम जोर से बोल रहा होगा, तो बोल तो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए, क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो गया इस हिसाब से। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर ए रोड ब्लॉक टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेम क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है बाधा, कम्युनिकेशन में बाधा कौन डालता है, और ऑप्शन दिया हुआ है ये। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में कौन सा बाधा जो है वो डालता है, वो हमारे पास वो हमारा जो है वो लैंग्वेज डिफरेंस, यानी कि भाषा का अगर अंतर है, अगर दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों का भाषा अलग अलग है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला को समझ नहीं आएगा पूरा, और सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा पूरा। अगर लैंग्वेज डिफरेंस रहता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का ऑप्शन बदल दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको बस टॉपिक क्लियर, अगर आपका एक भी टॉपिक बढ़िया से क्लियर है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कम्युनिकेशन से ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया हमारे पास सी। 18 का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सारा चीज़ होता है, किसको छोड़ के, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में किस चीज़ को छोड़ के बाकी सारा नॉन वर्बल है। तो गेस्चर है नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज यानी जेस्चर जो हाव भाव होता है उससे भी बात किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज से भी बातचीत होता है, पोस्चर से भी बातचीत होता है जो हमारे बॉडी का पोस्चर होता है। उसके बाद ईमेल यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ईमेल एक वर्बल हो गया, क्योंकि इसमें लिख के जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख के बात कर रहे हैं यानी शब्द का आदान प्रदान तो हो रहा है, साउंड और शब्द का आदान प्रदान होना ही वर्बल है, और यहाँ बोल रहा है नॉन वर्बल, तो ये हो गया आउट यहाँ से। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा ईमेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया हमारे पास ईमेल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब थोड़ा सा जो है वो स्पीड बढ़ाते हैं, उसके बाद सिर्फ जो ऑप्शन सही है उसमें टिक लगाते हुए चलते हैं और आप जो है वो मिलाते हुए चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीम बिल्डिंग विच स्किल इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। वही चीज़ कहा जा रहा है कि कौन सा स्किल होगा जिससे हम लोग टीम में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, झगड़ा वगैरह जो भी है, उसको सुलझाने के लिए कौन सा चीज़ जरूरी होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल क्वोशेंट, ईक्यू। देखिए एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू, ठीक है। तो आईक्यू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ईक्यू क्या होता है, इमोशनल क्वोशेंट, और आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है। तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डेनियल गोलेमैन, ठीक है। डेनियल गोलेमैन की वजह से जो है वो ये इमोशनल क्वेश्चन वाला वर्ड जो है वो प्रख्यात हुआ था, फेमस हो गया था, आप कह दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ये कौन कहा था, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कौन कहा था, तो ये कहा था थियो हेमन ने, ठीक है। थियो हेमन ने, देखिए अगर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो दो जवाब आपको मिलेगा, दो जवाब आपको मिलेगा। अगर आप किताब पढ़ते हैं या फिर किसी स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं तो ये जवाब भी आपको देखने को मिलेगा, दो जवाब आपको मिलेगा इंटरनेट पे, वो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा थियो हेमन, क्वेश्चन नंबर 1 का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज द की अजम्पशन इन इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन। इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन में मतलब दो कल्चर के बीच में या फिर दो से ज़्यादा कल्चर आप ले लीजिए, किसी दो कल्चर के बीच में या दो से ज़्यादा कल्चर के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा चीज़ जरूरी होगा, कौन सा चीज़ जो है वो आप मान लेंगे तब जाके ये क्या होगा, कम्युनिकेशन, ये बातचीत हो पाएगा। तो शेयर कल्चर अंडरस्टैंडिंग ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 का हमारा आंसर है बी, और ये है क्या, फीडबैक इज इन कम्युनिकेशन। फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन में क्या है, मतलब कितना जरूरी है या फिर है या नहीं है। तो यूजलेस यानी जरूरी नहीं है, क्रूशियल यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, न्यूट्रल कंपोनेंट या फिर आप ये हो सकता है जरूरी है भी नहीं है भी ऐसे समझ सकते हैं, या फिर हानिकारक है। तो ये फीडबैक जो होता है कम्युनिकेशन में, मतलब कि जो संचार के में जो फीडबैक होता है, फीडबैक मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई आपको बात बोल रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, अगर उसमें कुछ गलत है तो आप उसको सामने से बोल सकते हैं कि ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं या फिर ये चीज़ सही नहीं है, तो ये होता है फीडबैक, ठीक है। ये चीज़ सही नहीं है, ये फिर सही है, या फिर ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, वो फीडबैक होता है। तो वो चीज़ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो क्रूशियल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, EQ स्टैंड्स फॉर इमोशनल क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन है। सेम उसी तरह से फिर से बोल रहा है, तो पिच ऑफ वॉइस, जहाँ पे भी वॉइस आ रहा है, आवाज आ रहा है, चाहे कोई कैसा भी पिच हो, कम हो ज्यादा हो, जोर से बोल रहा है कम जोर से बोल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉइस आ गया आवाज आ गया तो ये वर्बल हो गया। तो ये नॉट नॉन वर्बल बोल रहा है यानी वर्बल, तो वर्बल कौन है यहाँ पे, पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 का डी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो 26 का आंसर है सी, ठीक है। ये पर्सनालिटी वर्ड जो होता है वो कहाँ से लिया गया है, किस चीज़ से आया है, पर्सोना वर्ड से आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, द फाइनल एम ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का जो फाइनल एम, जो लक्ष्य होता है नेगोशिएशन करने का, जो मोल भाव आप करते हैं, मोल भाव बाजार में जाकर जो आप करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, फाइनल आप लोग का क्या आप चाहते हैं नेगोशिएशन से, आप चाहते हैं टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट पे आप पहुंच जाना। अभी आपको बताया अभी आप लोगों को बताया गया कि नेगोशिएशन जो मोल भाव आप करते हैं, सिंपल बातचीत में बोले तो आप क्यों करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाए जहां आप भी राजी हो, सामने वाला भी राजी हो, और वो आपका जो है काम हो जाए। तो रीच एंड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 का ए, ठीक है। 28 का स्किल नीड्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ये तीनों चाहिए एक झगड़ा को सुलझाने के लिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी, ठीक है। 29, द नेम ऑफ डेनियल गोलेमैन इज एसोसिएटेड। देखिए अभी ये पूछा है, अभी ये पूछा इमोशनल इंटेलिजेंस ये इसी ने दिया था, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए, क्वेश्चन नंबर 29 का ए, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ रहा है और है आंसर एक ही, ठीक है। तो ऐसा जो है वो क्वेश्चन बार बार ऐसा पूछा गया, 4-5 बार ऐसा है, और अलग अलग क्वेश्चन के टाइप है, मतलब इसी क्वेश्चन के साथ ऐसा नहीं है। अब देख लिए एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा गया, ऑप्शन बदल दिया गया, टाइप बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 का, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन इज मेनली टू, मतलब ऑडियो वीडियो जो एक प्रेजेंटेशन बनता है, पीपीटी आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, प्रेजेंटेशन होता है जो किसी बोर्ड पे, जैसे कोई पढ़ाता ही है आपको एलईडी बोर्ड पे, तो कुछ स्लाइड बना के रखा होता है, कुछ स्लाइड कुछ पीडीएफ में कुछ पेजेस जो है वो बना के रखा होता है और उससे वो पढ़ाता है आपको, तो वो भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन में ऑडियो विजुअल यूज करना, ऑडियो या फिर वीडियो या फिर फोटो जो भी विजुअल है वो यूज करने का क्या मतलब होता है, मतलब क्यों यूज करते हैं, सिंपल सा बात है। तो शोकेस ये अपना स्किल को दिखाने के लिए तो नहीं होगा, ना प्रेजेंटेशन का टाइम बढ़ाने के लिए होगा, ना ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यानी भटकाने के लिए, ये सब तो नहीं होगा। उसको अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, तो इनहैंस द अंडरस्टैंडिंग टू इन्फॉर्मेशन, इनहैंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी जानकारी वो दे रहा है उसको अच्छे से समझाने के लिए तो वो ऑडियो या विजुअल का, वीडियो का या फिर ऑडियो का या फिर फोटो का सहारा ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया डी, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सेम वही चीज, देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया, कम्युनिकेशन में कौन सा बाधा पड़ रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि कौन बाधा कर रहा है। तो नॉइज, बार बार यही ऑप्शन आ रहा है आपका, तो शोर हो गया। देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 का सी, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट नीडेड फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन। सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सा चीज जरूरी नहीं है, इसमें से कौन सा चीज नहीं भी रहेगा तो आपका जो प्रेजेंटेशन है आपका अच्छा आप दे सकते हैं, या फिर कौन सा चीज इसमें से हटा सकते हैं आप यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपको जो तकनीकी भाषा होता है, ज़्यादातर टेक्निकल भाषा, इंग्लिश बोलना या फिर कोई टेक्निकल भाषा, ऐसा उसमें अपने बातचीत में अपने बात में कोई ऐसा जो है वो 4-5 या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा का यूज़ करना, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो वो क्या सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी, ऐसा भाषा बोलिएगा ना जो सामने वाले को समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया आंसर बी, ठीक है।
33 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंसीडर एज एन एड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी ऐड मतलब देखिए फर्स्ट, इसको अच्छे से समझिएगा तो ऐड मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी को चोट लग जाता है तो बोलता है ना फर्स्ट ऐड लेके आओ, ठीक है, फर्स्ट ऐड लेके आओ। तो ऐड एक तरह का क्या होगा, उपचार, यानी उपयोगी है हम लोग के लिए, ठीक है, ये पहले होना चाहिए, पहला जो किया जाता है उपचार, फर्स्ट ऐड यानी प्राथमिक उपचार होता है। तो कौन सा चीज़ ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत के लिए इसमें से कौन सा चीज़ ज़्यादा जरूरी है, क्लियर मैसेज, लिसनिंग, फीडबैक, इसमें सब जरूरी है। एक मैसेज जो क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को सुनाई देना चाहिए, मतलब अच्छे से सुनना होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक, सामने वाले को समझ में आया नहीं आया या फिर कैसा हुआ नहीं हुआ, ये भी फीडबैक जो है वो देना जरूरी है। यानी सभी चीज़ यहाँ पे जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत, एक अच्छे बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सभी चीज़ जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो गया डी। आगे बढ़ते हैं 34 पे। तो पोस्टर आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टर कैसा, मतलब आपका जो शरीर का पोस्टर है वो क्या कैसा टाइप का बातचीत है, वो नॉन वर्बल, उसमें तो आवाज़ तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना कुछ लिख के बात कर रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया डी। 35 का हो गया काइनेसिस। ये काइनेसिक्स जो है वो किस तरह का जो है वो पढ़ाई होता है, ये पढ़ाई होता है बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज का पढ़ाई को काइनेसिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का हो गया सी। 36 हो गया विच इज नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मेमो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो है वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब पूछा गया, मतलब कि ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे अजीब दिया गया है। देखिए एक्सटर्नल के लिए हम लोगों ने अभी बताया कि ये मेमो जो होता है वो सिर्फ इंटरनल मैटर के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल के तो यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि तो फीडबैक फ्रॉम कस्टमर के लिए भी यूज किया जा सके। तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इस ऑप्शन में या तो 37 पे स्किल नॉट नीडेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सिंपल है, झगड़ा सुलझाने के लिए कौन सा चीज़ जरूरी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी चीज़ के लिए जरूरी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हानिकारक ही होता है, चाहे किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया डी, ठीक है। उसके बाद 38 पे आते हैं। तो 38 विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन वर्बल क्यू। नॉट ए नॉन वर्बल, सेम वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। देखिए चौथा बार ये क्वेश्चन आ गया, मतलब कि ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। क्या बोल रहा है, नॉन वर्बल यानी कि वर्बल। तो वर्बल क्या है, टोन ऑफ वॉइस, सिंपल सा बात है, वॉइस है तो वर्बल हो गया। 38 का ए, ठीक है, 38 का ए हो गया। 39 का क्या होगा, 39 का होगा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए बिजनेस प्रेजेंटेशन। अगर कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसका कारण क्या है, वो क्यों दे रहा है। तो अपना मैसेज को बताने के लिए, अपने मैसेज को बताने के लिए, अपने बात को समझाने के लिए वो दे रहा है, तो कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है। सिंपल सा बात है, टाइम पास करने के लिए तो नहीं दिया हुआ है, ना फिर विजुअल इफेक्ट दिखाने के लिए, ना फिर ऑडियंस को इंटरटेनमेंट देने के लिए, ये सब तो बिजनेस प्रेजेंटेशन में होता नहीं है। बिजनेस में प्रेजेंटेशन कोई दे रहा है तो ये क्या है, सिंपल सा बात है कि मैसेज अपना क्लियरली वो कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, जो भी है, ठीक है। तो 39 का हो गया बी। 39 का बी हो गया। 40 का है इन टीम बिल्डिंग विच स्किल इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यही क्वेश्चन फिर तीसरा बार आ गया कि झगड़ा सुलझाने के लिए कौन सा स्किल का जरूरत है। तो कौन सा स्किल का जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये सब जरूरी होता है, ऑल ऑफ द अबव जरूरी होता है, ठीक है, ये सब जरूरी होता है झगड़ा सुलझाने के लिए, टीम में या फिर कहीं भी आप जाइए तो यही चीज़ लागू रहेगा, ठीक है। सारा चीज़ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। 41 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सिंपल सा बात है, फीडबैक जो देता है कोई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समझ को डेवलप करने के लिए, टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक, कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है यहाँ पे। अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो आंसर गलत होता, कंस्ट्रक्टिव है यानी कि एक तरह का सकारात्मक है, ठीक है, सकारात्मक इन्फॉर्मेशन टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, समझ को बढ़ाने के लिए जो है वो इंप्रूव करने के लिए ये फीडबैक जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, 41 का आंसर हो गया बी, ठीक है। 42 हो गया द की फीचर ऑफ ए गुड रेज्यूमी इज, जो जॉब में अप्लाई करते हैं, जॉब में अप्लाई करते हैं कहीं पे कंपनी में, तो बोलता है रेज्यूमी सेंड करने के लिए, तो एक अच्छा रेज्यूमी जो है वो कैसा हो सकता है। तो एक अच्छा रेज्यूमी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ईमानदारी से लिखा होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी यानी कि आपका जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए, जितना सही रहेगा उतना बढ़िया। तो ये ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, इसमें तीनों होना चाहिए। एक अच्छे रेज्यूमी में सारा कुछ सही साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, ईमानदारी से सब कुछ लिखा होना चाहिए, कोई झूठ बात उसमें नहीं लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास द कलेक्शन ऑफ बिलीव्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आत्मविश्वास, ठीक है। आत्मविश्वास में ही बहुत सारे बिलीव्स को मिला के, मतलब बहुत सारे विश्वास को मिला करके अपना आत्मविश्वास बनता है, सिंपल सा ये है इसका फंडा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो गया आंसर ए। 44 का कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ, कम्युनिकेशन क्या है, सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है। सॉफ्ट स्किल बहुत ही बड़ा चीज़ होता है, अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 44 कम्युनिकेशन जो है वो होता है सॉफ्ट स्किल होता है, ए ऑप्शन। 45 द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, जो मैसेज भेजता है उसको क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। जो मैसेज भेज रहा है वो सेंडर है, सेंड कर रहा है मैसेज, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो गया सी, ठीक है। 46 है बिजनेस लेटर शुड बी, बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए, बिजनेस लेटर होना चाहिए एकदम कॉन्साइज, संक्षिप्त होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी कि जो भी आप बात कह रहे हैं मुद्दा का बात, सिर्फ मुद्दा का बात होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो गया सी। 47 हो गया विच ऑफ दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि कौन सा चीज़ है यहाँ पे इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो अवॉइड नहीं किया, नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ इसमें से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आप प्लानिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। योजना बनाना जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको वो करना ही पड़ेगा आपको। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए एक प्लानिंग का जरूरत होता है। तो 48 क्या है हमारे पास, इज द फर्स्ट डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। वही चीज़ देखिए, चौथा बार या पांचवा बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नॉइज, यही चीज़ बार बार पूछ रहा है कि जो कम्युनिकेशन है, बातचीत का दुश्मन कौन है, शोर है, हल्ला गुल्ला है, ठीक है। तो 48 का हो गया ए।
49 का क्या है, फिर है कम्युनिकेशन इज ए डिक्टेटर टाइप कम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो डिक्टेटर तानाशाही कम्युनिकेशन होता है। तो तानाशाही कम्युनिकेशन कैसा होगा, एक ही तरफ से जो बोल रहा है, आपका बात ही नहीं कोई सुन रहा है, एक ही आदमी बोल रहा है और कोई उसके साथ उसके सामने बोल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा बातचीत क्या होगा, तानाशाही बातचीत होगा। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो वन वे कम्युनिकेशन होता है वो होता है डिक्टेटर टाइप कम्युनिकेशन। तानाशाही टाइप का कम्युनिकेशन जो होता है वो एक ही तरफ से कोई बोल रहा है। तो सिंपल सा बात है कोई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो गया डी। 50 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स। इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन मतलब कि अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकिंग, अगर अच्छे तरह से आप बोलना चाहते हैं कहीं पब्लिक के बीच में, तो वो कैसा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका आवाज़ अच्छा होना चाहिए, बैलेंस बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर आपका ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। देखिए आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तभी तो आप अच्छे से बोल पाइएगा। और बोलने के लिए आपके पास अब एक अच्छा टोन होना चाहिए आवाज़ का। अगर आप फटे हुए आवाज़ में बोल रहे हैं या फिर बस ऐसे ही लेजी टाइप से बोल रहे हैं तो कौन सुनेगा आपका, चाहे आप कितना भी अच्छा बात बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका बैलेंस बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बॉडी का जो हाव भाव होता है वो भी एक शांत तरीके से होना चाहिए, एक सफल तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। तो 50 का डी हो गया। 51 का द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मतलब कि कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिंपल सा बात है, बातचीत करने का सिंपल मैसेज, सिंपल फंडा क्या है, बातचीत क्यों कर रहे हैं, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। मैसेज कोई भेज रहा है उसको सुनने के लिए, फिर हम मैसेज भेज रहे हैं वो सुनेगा, तो इसमें क्या होगा, बातचीत होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे इसका ऑप्शन 51 का हो जाएगा यहाँ पे डी, मैसेज के लिए, ठीक है। 52 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, नॉन वर्बल नहीं, विच ऑफ द नॉन वर्बल है, कौन सा नॉन वर्बल है जिसमें बातचीत होता है बिना कुछ कहे बिना कुछ लिखे। तो वो हो गया पोस्चर, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, सब हो गया यहाँ पे, ऑल दिस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो भी आप कहिए यहाँ पे। तो ये हो गया 52 का डी, 52 का हो गया डी, ठीक है। 53 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन, नॉन वर्बल और वर्बल पे कितना क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये हो गया वर्बल क्योंकि ईमेल में लिख रहे हैं, स्पीकिंग बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई बातचीत नहीं होता है, ना कोई शब्द का आदान प्रदान होता है, टेक्स्ट मैसेज में तो लिख के बात करते हैं। तो ये हो गया आउट यहाँ से सी, फेशियल एक्सप्रेशन। तो 53 का हो गया सी, ठीक है। 54 का ये हो गया हाउ कैन यू इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपना जो आत्मविश्वास है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ अफर्मेशन एंड सेटिंग अचीवेबल गोल्स। यानी कि कुछ छोटे छोटे गोल्स को आप सेट कर सकते हैं, कुछ लक्ष्य को आप सेट कर सकते हैं और उसको अचीव करने के लिए आप अपना इफेक्टिव जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छा तरह से उस सब्जेक्ट के बारे में जान के प्रैक्टिस करके एक छोटा छोटा गोल सेट करके जो है आप अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हो गया 54 का बी, क्वेश्चन नंबर 54 का बी। 55 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को इनमें से कौन सा चीज़ बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पा रहा है, यानी कि बता पा रहा है, इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से बता पा रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से कौन बताएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर ऑन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स, यानी अपने भावना के साथ साथ दूसरे की भावना को भी समझना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर ऑन इमोशनल एंड दोज ऑफ अदर्स। अपने भावनाओं के साथ साथ दूसरे के भी भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा, उसको मैनेज करने आना चाहिए, तो वो हो जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 का बी। 56 विच इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है, क्रॉसिंग योर आर्म्स, यानी कि अगर आप जो हाथ पे हाथ जैसे होते हैं ना, हाथ पे हाथ धरे बैठने, जैसे ठंड लग रहा होता है तो कैसे हाथ में हाथ हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो होता है एक जो है वो बताता है कि मतलब आप कुछ डरे हुए या फिर सहमे हुए या फिर कुछ चीज़ के लिए नर्वस है, वो बताता है। मेंटेनिंग एन ओपन पोस्चर, लुकिंग एट योर फोन वाइल टॉकिंग, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, मतलब थोड़ा सा फेस टू फेस बात नहीं करना, आंख में आंख मिला के जो बोलते हैं वो बात नहीं करना। उसके बाद हमेशा अपने फोन पे देखते रहना। तो ये सारा चीज़ तो नहीं होगा, ये फर्स्ट, थर्ड और डी ये सब नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सही है 56 का, मेंटेनिंग एन ओपन पोस्चर, बी। 56 का बी। 57 पे आते हैं। तो 57 का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन सक्सेसफुल नेगोशिएशन। यही क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया फिर से, ठीक है। तो रीच एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, अभी जो है वो थोड़ा देर पहले ही ऊपर यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोबारा आ गया। तो वही चीज़ है, आंसर वही है, क्वेश्चन वही है और आंसर थोड़ा सा डिफरेंस किया गया, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे यही है, ठीक है। तो 57 का हो गया बी। 58 हो गया, विच विजुअल एज इज कमनली यूज इन प्रेजेंटेशन शो डेटा शो करने के लिए कौन सा चीज़ यूज करते हैं। सिंपल सा प्रेजेंटेशन हो, चाहे कॉपी में लिखना हो, चाहे कोई भी जब आप आंसर लिखते हैं कॉपी में, तभी भी प्रेजेंटेशन में या फिर कभी भी आप जब आप किसी चीज़ का डेटा शो करना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, टेबल एंड चार्ट यूज़ करते हैं। टेबल बना के या फिर चार्ट बना के तब तो डेटा शो करते हैं। सिंपल है, इसमें आप प्रेजेंटेशन हो, चाहे कॉपी में लिखना हो, किताब में लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, तो कॉमन चीज़ है। तो 58 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 59, व्हाट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। वही चीज़ एक और बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेज, जो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भाषा में अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, कल्चरल कम्युनिकेशन हुआ, नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा भाषा में बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या होगा, कल्चर में थोड़ा सा अगर कोई शेयर्ड कल्चर होगा, यानी कि कल्चर में कोई मैच होगा, तभी तो वो एक अच्छा कल्चरल कम्युनिकेशन होगा। इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट, होस्टिंग इंटरनेशनल, ये सब कुछ काम का नहीं। ऑप्शन हमारा बी है हमारा सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल नॉर्म। कल्चरल नॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई भी नहीं, एक कल्चरल नॉर्म में ये कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 60 का हो गया डी, ठीक है। लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग जो है वो देखिए, लिसनिंग एक आर्ट होता है, मतलब एक कला है सुनना, और सुनने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, तो उस डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे है लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 61 का ए, क्वेश्चन नंबर 61 का ए हो गया। हाउ कैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प इन मैनेजिंग वर्क कॉन्फ्लिक्ट। सेम क्वेश्चन घुमा के फिर से पूछा गया, तीसरी बार पूछ लिया ये क्वेश्चन कि एक जो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को
कन्फ्लिक्ट यानी जो टीम के बीच में संघर्ष, झगड़ा, नाराजगी, बातचीत का अपोजिट वो सब जो हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, सुलझाने के लिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कितना तक मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। तो ये हम लोगों को मदद कर सकता है बाय इंश्योरिंग क्लियर एंड ओपन डायलॉग टू रिजॉल्व इशूज। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 को बी हो गया। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट और खुली बातचीत सुनिश्चित करके, अगर आप ऐसे बातचीत करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसमें आपको हेल्प करेगा और इस वजह से आपका झगड़ा वगैरह सब टीम में जो भी खटपट चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट डज सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू, आत्मसम्मान क्या मतलब है, आत्मसम्मान का क्या मतलब हो सकता है। तो अपने आप का वैल्यू, आपका वैल्यू, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस, यानी आपका जो वैल्यू है वो ज़्यादा मैटर करेगा आत्मसम्मान में, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा मैटर करेगा आत्मसम्मान में। तो आत्मसम्मान का यही मतलब होता है अपने आप का वैल्यू, अपने आप का जो मूल्य होता है वो, और अपना आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आत्मसम्मान। जब बात आता है तो अपने आप का वैल्यू को आपको पहचानना होता है और अपना आत्मविश्वास को आपको पहचानना होता है। उस तो 63 का हो गया हम लोग का आंसर बी। ठीक है, 63 का भी हो गया। 64 के बारे में बात करें तो विच क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छे बातचीत के लिए बार बार वही बोल रहा है, क्या चीज़ जरूरी है। तो ये एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अच्छे बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 का बी हो गया। 65 का हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, एक अच्छे नेतृत्व के लिए आप एक अच्छे नेता में क्या देखना चाहते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, विजन एंड इंस्पिरेशन, ये जो ऑथराइजेशन डिसीजन होता है, ये वाला चीज़ जो है वो, मतलब कि कौन सा चीज़ इसमें आप एक अच्छे नेतृत्व में होना चाहिए, एक अच्छे नेता में होना चाहिए। तो विजन एंड इंस्पिरेशन, उसका दृष्टि और प्रेरणा होना चाहिए, यानी कि दृष्टि क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद वो प्रेरणादायक होना चाहिए। तो ये हो गया आप लोगों का 65 का आंसर सी। 66 का रीडिंग कंप्रीहेंशन मींस ए रिटन टेक्स्ट, रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब है क्या। देखिए रीडिंग कंप्रीहेंशन के बाद यहाँ पे एक डैश होना चाहिए था, यहाँ पे एक खाली जगह होना चाहिए था, जो ये लोग देना शायद भूल चुके हैं, या फिर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक या फिर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे एक डैश होना चाहिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन के बाद एक डैश होना चाहिए। पढ़ने की समझ का मतलब है एक लिखित क्या, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है समझने के लिए पढ़ रहे हैं। 66 का भी ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। 66 का हो गया बी। 67 का वाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर इट हैज़ टू बी, अगर आप बिजनेस लेटर कोई लिख रहे हैं, देखिए यही ऑप्शन हम लोगों ने पहले भी एक देखा हुआ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है बिजनेस लेटर में, कॉन्साइज एंड डायरेक्ट होना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कॉन्साइज मैसेज होना चाहिए। तो एक संक्षिप्त और सीधे डायरेक्ट, आपको जो मुद्दा बोलना है, जो बात बोलना है, वो मुद्दा के बाद वहाँ पर लिखा होना चाहिए, और जितना कम शब्द में आप लिख सके उतना कम शब्द में लिखा होना चाहिए। 67 का हो गया ए। 68 स्पीकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑफिशियल गैदरिंग इज एज ओरल प्रेजेंटेशन, आधिकारिक सभा में लोगों के समूह में बात करना क्या कहलाता है, मौखिक प्रस्तुति कहलाता है। तो 68 का हो गया ए। 69 का क्या हो जाएगा, विच लाइन स्पेसिंग आर मेमोज यूजली रिटन इन, यानी कि जो मेमोज लिखा जाता है, जो मेमो आप लोग का यूनिवर्सिटी जारी करता है, या फिर कोई भी चीज़ का जब आप मेमो देखते हैं तो वो मेमो में क्या, जो लाइन का बीच का जो स्पेस होता है वो कितना स्पेस दिया जाता है। तो एक स्पेस होता है, सिंगल स्पेस होता है। ठीक है, डबल स्पेस पैराग्राफ में होता है। जो मेमो लिखा जाता है ना, तो मेमो में एक पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ लिखा जाता है उसमें डबल स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन लाइन में जो है वो सिंगल स्पेस होता है। तो 69 का ए हो गया। 70 लास्ट क्वेश्चन, विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज फॉर रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। देखिए अब ये क्वेश्चन भी एक तरह का दुविधा वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़िएगा तब जानिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे हिसाब से, देखिए हमारे हिसाब से हमको लगता है SMS होता है रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब हुआ कि जो बातचीत हो रहा है उसमें समय नहीं लगना चाहिए। मतलब कि जैसा ऐसा नहीं है कि अब अभी आप जो बात कह रहे हैं, कुछ आप बात कर रहे हैं तो आप कुछ लिख के भेजें। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन यानी कि लिख के बात करने के बारे में बात हो रहा है, तो पोस्टल सर्विस और फैक्स तो होगा नहीं। SMS और ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो SMS हो सकता है, क्योंकि ईमेल के लिए देखिए ईमेल कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता वैसे, और ईमेल पढ़ने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होता है, और इंटरनेट हो सकता है स्लो हो, या फिर एक ईमेल जो है वो आज का ईमेल कल या परसों पढ़ा जाए। SMS में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉमनली यूज़ किया जाने वाला रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बात करें तो ये नेटवर्क के ऊपर होता है, और SMS जो है वो नेटवर्क के ऊपर होता है, ईमेल जो है वो ऑनलाइन होता है, इंटरनेट की हेल्प से होता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का SMS होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आप लोग डिटेल से पढ़ा हुआ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है हमारा 70 आउट ऑफ 70 ऑब्जेक्टिव, और कितना आपका जो है वो हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आप चाहे तो बता सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर SEC पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की कंप्लीटेड। नेक्स्ट में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।